जय हिंद दोस्तों। सो इन द सीक्वेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया एज एन ऑप्शनल पेपर, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जब बात स्टैब्लिशमेंट की आती है तो सबसे पहले आप जान लेना, हम लोग उतना हिस्ट्री में फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते जानेंगे कि क्या था हिस्ट्री, है ना। तो जब मॉडर्न इंडिया के कंसेप्ट को हम लोग मिडिएवल इंडिया के लास्ट वाले पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ेंगे, इतना आप लोग जानते भी होगा, पढ़ा भी होगा कि क्या कब आए, कैसे क्या सब, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आप जान लो कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ आते हैं, फिर उसके बाद इंग्लैंड आता है, इसका मतलब इंग्लैंड, है ना। फिर उसके बाद फ्रेंच आते हैं, सबसे पहले पोर्टुगीज़, फिर उसके बाद इंग्लिश आते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंच आते हैं, फिर डच। डच कहाँ के लोग हो जाते हैं? नीदरलैंड के लोग हो गए। उसके बाद फिर डेन्स आते हैं, डेन्स कहाँ के? डेनमार्क के, है ना। तो सबसे पहले आप इसको जान लो। तो पोर्टुगीज़ जो थे वो क्या थे? अगर फाइनल अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर थे? तो पोर्टुगीज़ हो गए, गोवा हो गए, दमन एंड दीव हो गए, है ना। तो यहाँ पर थे। उसके बाद जब इंग्लिश आए तो इंग्लिश क्या था? इंग्लिश को हम लोग अच्छे से जानेंगे, लेकिन फ्रेंच, फ्रेंच जो थे लास्टली कहाँ पे कन्फाइंड हो गए? तो जो अभी फ़िलहाल जो पौंडीचेरी, पुडुचेरी है उसके लोकेशन में। डच जो कि नीदरलैंड के लोग थे, ये क्या थे? कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाए, है ना। डेनमार्क, तो ये जो डच सॉरी डेन्स थे, जो डेनमार्क के लोग थे, ये क्या थे? मोस्टली क्या थे? मिशनरीज एक्टिविटीज़ में ये क्या थे? एंगेज थे। लेकिन इंग्लिश जो थे, जो गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी के अलावा जितने लोकेशन हैं उस पर टोटली किसका कंट्रोल था? इंग्लिश का था। मैंने डायरेक्टली नहीं बोला है, डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली दोनों यहाँ पर बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटिव स्टेट का भी इंपॉर्टेंस है, तो उनको भी हम लोग जानेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फाइनल विनर थे कौन थे? इंग्लिश रह गए, है ना। ओके, तो पहली बात आप लोग जान लो कि जो इंग्लिश थे उन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश किया, कंट्रोल किया, और बाकी हम लोग जैसे जानते हैं वैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। होता क्या है, पहले से आप लोग पता होगा कि क्या सब हो रहे थे, लेकिन 1757 में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग 1757 और 1772 को जान लेते हैं, है ना। तो 1757 में क्या होता है? बंगाल पे इन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया, है ना। 1757 और 1772 के बीच में क्या हुआ? इन्होंने बंगाल पे कंट्रोल किया। इन्होंने क्या किया? बंगाल पे टोटली कंट्रोल किया इस समय में, 1757 से लेकर 1772 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को। लेकिन 1772 से लेकर 1856 तक अगर हम लोग देखते हैं तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को एक्सपेंड किया, है ना। इस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या किया? अपने आप को एक्सपेंड किया, है ना। तो इस्टेब्लिशमेंट के बाद दूसरी चीज़ क्या था? 1856 तक अपने आप को एक्सपेंड किया। तो 1856 तक अगर हम लोग देखेंगे तो सब चीज़ को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। पहले जान लो, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन का। तो 1856 तक अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रिटिशर्स ने अप्रॉक्स 60% ऑफ इंडिया पे क्या किया? कंट्रोल कर लिया, है ना। और 1856 तक क्या था? ऑलमोस्ट जो एक्सपेंशन की जो उनकी पॉलिसीज थी वो क्या हुआ था? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, है ना। लेकिन अब क्या होता है? इसके बाद भी एक्सपेंशन हुए हैं। अगर हम लोग 1856 से 1878 तक देखें या 1879 तक देखते हैं तो इस समय में क्या होता है कि ऑल ऑफ इंडिया यानी 60% ऑफ इंडिया पे क्या किया? कंट्रोल कर लिया। साथ साथ इस समय में क्या हुआ? अफगानिस्तान पे भी क्या किया? अफगानिस्तान को भी क्या किया? एनेक्स कर लिया 1878 टू 1879 तक। अगर हम लोग फाइनल फेज अगर देखते हैं 1878 से लेकर 1885 तक, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ? इसके पास क्या क्या आ गया? 60% ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया जो थी उस पर कंट्रोल हो गया। पार्ट ऑफ अफगानिस्तान पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया, और साथ साथ ये जो अपर बर्मा का जो लोकेशन है, अपर बर्मा का लोकेशन, उस पर भी ये क्या किया? कंट्रोल कर लिया, है ना।
तो यहाँ पर बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये ब्रिटिश इंडिया क्या है। तो याद रखिएगा, जो ब्रिटिश इंडिया होता है ना, ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, है ना। इसमें इंडियन रूलर्स नहीं थे। इंडियन रूलर्स क्या थे, नहीं थे। तो ये 1885 तक कितना कंट्रोल हो गया, 60% ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्लस क्या हो गया आपका अफगानिस्तान का पार्ट और अपर बर्मा का लोकेशन। अब सवाल ये है कि बाकी के 40% में क्या आते थे। तो बाकी के जो 40% थे उस पर क्या आते थे, नेटिव स्टेट्स आते थे। नेटिव स्टेट्स कैसे, जैसे कि स्मॉल हो गए, जैसे कश्मीर हो गए, पटियाला हो गया, बीकानेर हो गए, हैदराबाद हो गए, जौनपुर हो गए, ये सारे, ये जोधपुर हो गया, ये सारे क्या थे, 40% में आते थे। और एक मेजर जैसे कि पुडुचेरी पर किस पे, पौंडीचेरी पर किसका कंट्रोल था, फ्रेंच के था, ये भी 40% में आ जाएगा। गोवा, दमन एंड दीव किसका कंट्रोल था, पोर्टुगीज का था, तो ये भी किस में आ जाएगा, 40% में आ जाएगा। इन 40% पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं किया, लेकिन देयर वाज इनडायरेक्ट कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स, और इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ, और फाइनली क्या हुआ, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटिसी उन्होंने क्या किया, दिया। इस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटिसी में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो तो था ही, लेकिन साथ साथ इस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटिसी में क्या हुआ कि इस पर क्या था, 40% पर ब्रिटिश का इनडायरेक्ट कंट्रोल था, इनडायरेक्ट रूल था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रूलर थे ना, वहाँ ब्रिटिश कंट्रोल के क्या थे, सब ऑर्डिनेट थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल अगर हम बात ये करें कि 40% रूलर्स वर अंडर द सब ऑर्डिनेट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ये हुआ, है ना। और एक तो था ब्रिटिश इंडिया का, कहने का मतलब ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल, और ये जो ब्रिटिश इंडिया जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल थे प्लस 40%, यानी ये 60% प्लस अफगानिस्तान का पार्ट और अपर बर्मा का लोकेशन प्लस 40%, जो कि वो सारे प्रिंसली स्टेट्स प्लस पुडुचेरी हो गया, गोवा, दमन एंड दीव, तो ये सारे मिला के जो बनता है उसको कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस चीज़ को आप याद रखना, ओके। तो अब हम लोग और भी ज़्यादा इलाबोरेट तरीके से इसको देखते हैं कि 1757 से लेकर 1772 तक क्या हुआ, 1798 तक क्या हुआ, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से जानेंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, 1757 से, बैटल ऑफ प्लासी। आप लोग देख लेना, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि क्या इसका है, थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, है ना। ये क्लास 1 का इम्पोर्टेंट क्लास है ना। तो 1757 से 1764 के बीच में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, बंगाल पे अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंप्लीट कंट्रोल करते हैं। और 1764 में क्या होता है, अवध पर कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। और यही पॉलिसी इनका कब से कब तक था, 1757 से लेकर 1772 तक अगर हम देखते हैं तो बंगाल और अवध पे टोटली कंट्रोल ये कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बियॉन्ड ये मूव करने की कोशिश नहीं किए, लेकिन 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 अगर 1772 के बाद अगर हम लोग इनको देखते हैं तो 1772 के बाद 1772 तक क्या था, बंगाल पे कंट्रोल था, लेकिन बंगाल पे कंट्रोल करते करते अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्या किए, अवध पर कंट्रोल किए, है ना। अवध, और अवध को क्या किए, एज अ फेंसिंग स्टेट, कहने का मतलब इसको कहते हैं बफर स्टेट। ये न्यूज़ में बार बार रहता है, नेपाल एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन चाइना एंड इंडिया, है ना। तो ये जो पॉलिसी थी बफर स्टेट का, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट कंट्रोल करके नहीं, ये कंटिन्यू हुआ 1798 तक, याद रखिएगा। इंटर रिलेट कीजिएगा, चूँकि मेरे पास उतना अच्छा गैजेट्स नहीं है जिसको मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही रह रहा है कि इसी में मैं अच्छे करने की कोशिश करूँ, जो भी है उसमें पहले अच्छा कर लूँ ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में बाद में मूव करूँगा। तो 1772 में क्या होता है, 1772 तक बंगाल पे कंट्रोल होता है, और 1772 के बाद क्या होती है उनकी पॉलिसी में, थोड़ा क्या होता है, अवध पे कंट्रोल करते करते उसको क्या हुआ, बफर स्टेट बनाया, उसको फेंस किया, किसको, बंगाल पे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इंडिया का कंट्रोल है ना, जो इंडियन स्टेट है, तो उसको क्या कहता है, उसको फेंसिंग किया हुआ है
कि भैया ये मेरा टेरिटरी, यहाँ तक आने किसी को घुसने तक भी नहीं देना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, डिफेंसेस वगैरह वहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, तो टोटली कंट्रोल करने की। तो उसी तरह से बंगाल को क्या किया, इसको कंट्रोल किया और इसको क्या किया, एक फेंस कर दिया कि ये मेरा लोकेशन है, यहाँ से मेरा कंट्रोल स्टार्ट है, ताकि कंप्लीट कंट्रोल की बात। लेकिन 1772 तक तो सही है, लेकिन अचानक 1798 में क्या होता है भाई? तो 1798 में क्या होता है, 1798 में क्या होता है कि पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, याद रखिएगा, ये किसके द्वारा था? गवर्नर जनरल वेलेस्ली के द्वारा। तो गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने क्या किया, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस लाया। मैं सब चीज़ को बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, है ना। तो 1798 में क्या होता है, ये क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस आता है। और सब्सिडी अलायंस करते हुए क्या हुआ है कि इसमें क्या होता है कि 1772 जो कि क्या हुआ, बंगाल को कंट्रोल किया, फेंस किया और अवध को क्या किया, बफर स्टेट बनाया। अब धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को और भी एक्सपेंड करने की कोशिश किया। कैसे किया कि अवध के कंट्रोल करने के बाद क्या हुआ, फेंस किया और हैदराबाद को कंट्रोल कर लिया। अब हैदराबाद को क्या किया, कंट्रोल क्या किया, फेंसिंग किया। धीरे धीरे क्या किया, मैसूर पे कंट्रोल कर लिया। मैसूर पे कंट्रोल करते करते, मैं बताऊंगा पूरा या कम, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मराठा पेशवा पे क्या हुआ, कंट्रोल कर लिया। और इस चीज़ को कब तक कंटिन्यू हुआ, ये 1798 तक कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो 1798 तक क्या हुआ, एक तरह से ये रिंग पावर, ये दिख रहा है रिंग तरीके से, गोल गोल तरीके से, तो ये क्या हुआ, ये रिंग पावर्स क्या हुए, फॉर्मुलेट हो गए। तो 1798 तक क्या हुआ, यही चीज़ रहा, बफर स्टेट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये देख रहे होगे कि बंगाल पे कंट्रोल करने के बाद वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश किया, लेकिन ज़्यादातर किसको कोशिश किया, ये कोशिश किस लिए था, ताकि वो बंगाल को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, है ना। इंडिया को कंट्रोल कर सकता है इंडिया, तो इंडिया को कंट्रोल करते हुए क्या हुआ, वो चाहता है कि हम लोग नेपाल को अपना अच्छा फ्रेंड बनाएं, और वो नेपाल को अपने रिलेशनशिप में क्या करता है, इंक्लूड करता है, भूटान को अपने रिलेशनशिप में इंक्लूड करता है, ताकि क्या हो सके, कोई एक्सटर्नल कंट्रीज उस पर थ्रेट ना पहुंचा सके, है ना। तो इसी कारण आपने देखा होगा काफ़ी बायलेटरल टॉक्स होते हैं बिटवीन नेपाल के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, साथ साथ किसके, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, क्यों जानेंगे। तो अब याद रखिएगा, यहाँ पर हम बात किस लिए किए, 1757, उसके बाद हम बात किए 1764, बात किए 1772, और धीरे धीरे क्या हुआ, रिंग फेंस के बेसिस पर क्या हुआ, 1798 तक, ठीक है। तो 1798 इस समय जो पॉलिसी था ना, वो ये पॉलिसी ये था कि बंगाल के बाहर मूव ना करें, ठीक है। क्योंकि बंगाल क्या हुआ, बंगाल पे तुरंत वो कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और इंडिया में तो पहले से काफ़ी पावर्स थे, तो जाहिर की बात है इस बंगाल पे क्या हो सकता है, जो मिला उस पर भी क्या हो सकता है, थ्रेट था। तो थ्रेट को क्या किया, सबसे पहले मिनिमाइज करने के लिए इस पर अच्छा से कंट्रोल किया, और कोशिश किया कि हम बंगाल के बियॉन्ड अभी अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन 1772 तक उसका क्या था, ये पॉलिसी था कि बंगाल को प्रोटेक्ट करे दूसरे चैलेंजेस से। जैसे दूसरा चैलेंजेस क्या हुआ, मराठा हुआ, मैसूर हुआ, है ना। और ये कैसे किया प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट किया बंगाल को फेंस करके, बंगाल को फेंस करके। और ये फेंसिंग कैसे किया, बफर स्टेट के थ्रू। तो जैसे कि क्या हुआ, पहला बफर स्टेट अवध, फिर हैदराबाद, है ना, वैसे ही वैसे क्या हुआ, अपने बफर स्टेट के थ्रू क्या किया, कंट्रोल किया, है ना। तो बफर स्टेट के थ्रू, जैसे कि अवध, अवध को बफर स्टेट कब बनाया गया था, 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, है ना। और फाइनली इसी को 1798 तक जो पॉलिसी था, इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ, याद रखिएगा, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ओके, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अब ये पॉलिसी क्या हुआ, आपको पता होगा 1798 में क्या होता है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली, है ना, इन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस लाया, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि सब्सिडरी अलायंस 1798 तक तो था। अब समझिए, एक पावर है जिसको कहते हैं कंपनी, है ना, ये क्या था, कंपनी एक पावर है।
दूसरी तरफ जो एक पावर था जिसको कहते हैं इंडियन पावर्स, है ना, इंडियन पावर्स, जैसे मुगल हो गया, हैदराबाद हो गए, मराठा हो गए, मैसूर हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी का ये था कि हम आपको मीडिएट करेंगे, क्या करेंगे, एज अ मीडिएटर हम आपके पावर्स में आएंगे, है ना, आपके लोकेशन में रहेंगे, ये क्या था, मीडिएटर, ठीक है। ये इंडियन पावर्स को क्या किया, मेडिटेटर यानी मीडिएटर के रूप में। मीडिएटर कैसे, तो इंडियन पावर्स को क्या किया कि ये जो पावर ब्रिटिशर्स थे, ये इंडियन पावर्स को क्या किया कि सबसे पहले भैया अगर आप मेरे साथ रहते हो तो मैं आपको डिफेंड करूंगा, है ना, सबसे पहले क्या रहता है, मैं आपको डिफेंड करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या हुआ कि ये जो बिगर पावर इंडियन पावर हुआ, तो सबसे पहले क्या मिल गया उनके पास, उनको मिल गया सबसे पहले डिफेंस, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, है ना। और कंपनी ने ये बोला इस इंडियन पावर में कि भैया अगर डिफेंस दे रहे तो कैसे देंगे, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, अपॉइंट करेगा एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहेंगे रेसिडेंट, किसको क्या कहेंगे, रेसिडेंस। और वो रेसिडेंट कहाँ रहेगा, जो इंडियन पावर्स का जो कैपिटल है वहाँ पे रहेगा। पहली बात ये हो गया। जो दूसरी बात ये हो गया कि आपके जो टेरिटरी है उसमें मैं क्या करूँगा, सब्सिडरी फोर्स, अपना सब्सिडरी फोर्स क्या करूँगा, आपके टेरिटरी में डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। और ये सब्सिडरी फोर्स का जो कीमत होगा, है ना, कॉस्ट होगा फोर्स के द्वारा, वह खुद रूलर क्या करेगा, पे करेगा। यानी कि जिस इंडियन पावर्स को मैं अपना क्या कर रहा हूँ, रेसिडेंट दे रहा हूँ, सब्सिडरी फोर्स दे रहा हूँ, वही क्या करेगा, कॉस्ट देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप किसी एक्सटर्नल पावर्स के साथ अपने रिलेशनशिप बनाते हो, है ना, तो ये कंपनी क्या करेगा, विल एक्ट एज द मेडिएटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके एक्सटर्नल पावर को क्या किया, कंट्रोल कर लिया गया, है ना, इंडियन पावर्स का। तो ये था आपका सब्सिडी अलायंस, चार चीज। पहला क्या था, डिफेंस प्रोवाइड, पहला क्या था, कंट्री क्या करेगा, रेसिडेंस, उसके कैपिटल में एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा, अपॉइंट करेगा। दूसरी बात, सब्सिडरी फोर्स देगा उसके टेरिटरी में, डिप्लॉय करेगा। फिर तीसरा, इसके जो फी होंगे, कॉस्ट होगा, वो क्या करेगा, रूलर के द्वारा दिए जाएंगे। और चौथा, जो एक्सटर्नल पावर्स है उसमें क्या किए जाएंगे, उसको मेडिएट करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सब्सिडी अलायंस के थ्रू ये जो इंडियन पावर्स थे वो किसके कंट्रोल में आ गए, एक तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए, है ना। इसका मतलब इस तरीके से वो क्या किए, कंपनी का क्या होगा, वो बफर बन गया। और ये जो बफर बन गया, इसी को क्या कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन बफर बना, अवध बना, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे हैदराबाद बना, फिर क्या हुआ, मैसूर बना, फिर मराठा बना, कैसे बना हम सब जानेंगे, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस किसके अंदर में था, ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में था कि भैया मैं अपने आप को एक्सपेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये रिंग फेंसिंग तरीके से था। और ये क्या था, ये इन्फ्लुएंस था एज बाय बफर, इस चीज को याद रखना, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं कि 1798 तक क्या था, सब्सिडी अलायंस का फॉर्मुलेशन था। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम पढ़े ना, तो याद रखिएगा कि 1772 से लेकर उसके बाद जब रिंग फेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद भी अगर हम देखते हैं 1798 बीच में आता है और 1830 तक देखते हैं, तो इसमें क्या था, कंपनी ने ये कोशिश किया कि अपने रिंग फेंस में रहे, यानी कि टू लिव इन द रिंग फेंस, पहली बात रिंग फेंस की बात हुआ। लेकिन यहां पर क्या था कि कुछ एक्सेप्शंस आ गए, कब से कब तक, 1772 से लेकर, ऊपर में हेडिंग दे देता हूं मैं, 1772 से लेकर 1830 तक, 1813 तक, है ना, कि रिंग फेंस में रहने की तो कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस आ गए। दो एक्सेप्शन किस तरह का था, पहला एक्सेप्शन जो था वह मैसूर था, है ना। मैसूर क्यों, क्योंकि मैसूर वाज डिम्ड एज द ग्रेट थ्रेट टू द ब्रिटिशर्स। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी चैलेंजेबल थे, है ना। आपने नाम सुना होगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान। दूसरी बात कि कहीं मराठा भी कहीं उस पर अटैक ना कर दे। तो मराठा में उस समय क्या था, कुछ अपॉर्चुनिटी थी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्यों थी, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस क्या था, क्योंकि मराठा में क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था पावर से रिलेटेड, और मराठा काफ़ी पावरफुल थे।
तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा था कि कौन वहाँ पर उसके राजगद्दी पे बैठेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं मैसूर का, है ना। हम लोग और भी डेप्थ में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो, लेकिन फिलहाल जान लो कि जो मैसूर था ना, वह काफ़ी एक्सपेंसिव था, अपनी टेरिटरी को काफ़ी एक्सपेंड करने की कोशिश किया, है ना। काफ़ी एक्सपेंसिव थे, काफ़ी क्या थे, एक्सपेंसिव थे। साथ साथ इसको जो मैसूर थे उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच। तो इसको आप यूरोपियन पावर से क्या करो, इंटर रिलेट करो कि जो फ्रेंच थे वो यूरोपियन पावर में एज अ थ्रेट ब्रिटिशर्स को थे। तो हो सकता है कि यहाँ फ्रेंच इंडिया में भी उसको थ्रेट उसके टेरिटरी से रिलेटेड, उसके कंट्रोल से रिलेटेड हो सके। तो दूसरी बात ये भी था। तो 1799 तक, बाई 1799 क्या होता है, मैसूर को क्या किया, उसको कंट्रोल कर लिए गए। और जो मैसूर का जो बड़े पोर्शन, बिग पोर्शन को क्या हुआ, उसको कंट्रोल कर लिया गया। और जो स्मॉल पोर्शन था, है ना, वह बिग पोर्शन पे क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया गया। और स्मॉल पोर्शन पे क्या किया, वहां पर सब्सिडरी अलायंस को क्या किया, डिप्लॉय कर दिया गया, है ना। ये जो स्मॉल पार्ट थे, स्मॉल पार्ट ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस क्या किया, साइन किया। और इससे क्या हुआ, वहाँ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। हम लोग अच्छे से जानेंगे मराठा का हिस्ट्री, मैसूर का हिस्ट्री, वेट कीजिए। और बात रही मराठा का, है ना, तो मराठा के साथ क्या हुआ, 1813 तक देख लीजिएगा। जैसे 2 वार थे, 2 वार्स थे, है ना, कैसे मराठा के साथ वॉर से रिलेटेड है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पहला फैक्ट्री जो था, अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1813 तक उसका क्या था, बहुत ही लिमिटेड क्या थे, एक्सपेंशन थे। उन्होंने 1813 तक क्या किया, अपने आप को बस इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया विथ फ्यू एक्सेप्शन। उन्होंने क्या किया, बंगाल पे कंप्लीट कंट्रोल किया अपने आप को, है ना। और लिमिटेड कंट्रोल क्यों, क्योंकि मैसूर का बिग पोर्शन पे उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर लिया, है ना। और स्मॉल पार्ट ऑफ मराठा पे क्या किया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यही उनकी टेरिटरी थी 1813 तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद का जानेंगे भैया, क्योंकि अभी तक हमने लॉर्ड डलहौजी वगैरह का डिस्कस नहीं किया है, तो एक फेज मैनर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि ओवरऑल क्या था, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 3 प्रेसिडेंसी क्यों, एक हो गया आपका बंगाल, दूसरा हो गया आपका मद्रास, और तीसरा हो गया बॉम्बे। ये क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थी, है ना। ये था प्रेसिडेंसी, ऐसे लोकेशन कर लो। ये बंगाल, ये था आपका किसका, मद्रास, और तीसरा हो गया आपका बॉम्बे। क्या होता था कि ये जो प्रेसिडेंसी होता था, क्या होता था, ये जो प्रेसिडेंसी होता था, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री होता था, ये बिग फैक्ट्रीज होते थे, है ना। और बिग फैक्ट्रीज को छोटे छोटे फैक्ट्री क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। मद्रास ये क्या हुआ, प्रेसिडेंसी, ये प्रेसिडेंसी क्या हुआ, बिग फैक्ट्री हुआ, और ये छोटे छोटे इसके भी क्या हुए, फैक्ट्रीज हो गए। उसी तरह से क्या हुआ, बॉम्बे भी बिग हो गया, प्रेसिडेंसी हुआ, इसका मतलब बिग फैक्ट्री हुआ यहाँ पे, और छोटे छोटे फैक्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट किए। और फाइनली क्या हुआ, 3 प्रेसिडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बंगाल हुआ, तो बंगाल प्रेसिडेंसी को किसके नाम से जानते थे, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के नाम से। ये क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्ट विलियम, है ना। तो ये क्या हुआ, ये प्रेसिडेंसी था, रूल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये जो था, ये टोटली किसके लिए था, इट वाज टोटली ओरिएंटेड अपॉन ट्रेड, नॉट ऑन द रूल। तो आज की क्लास में ये था। तो कुछ स्टेटमेंट जान लेते कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो याद रखिएगा, पहला जो था, पहला ये पढ़ा कि स्टेटमेंट इस तरह से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला ये था कि द कंपनी ट्राइड टू लिव विद इन द रिंग फेंस ड्यूरिंग द पीरियड 1772 टू 1813। और इसको क्या करने हैं, आपको इलुसिडेट करने हैं, है ना। तो इलुसिडेट किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैटेगरी 1 में। इसका मतलब क्या करने हैं, सबसे पहले रिंग फेंस को आपको इंट्रोड्यूस करना है। और क्वेश्चन क्या है, द कंपनी ट्राइड टू लीव। तो ट्राइड टू लीव क्या हो जाएगा, आप पास एस्पेक्ट हो जाएगा, यानी उन सभी एस्पेक्ट को आप चूज किए जिसमें कोशिश ये किए जाते हैं कि उन्होंने रिंग फेंस में रहने की कोशिश किया। ये इलुसिडेट है, तो इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा, है ना। लेकिन अब दूसरी बात क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरी बात ये हो जाएगा
कि इसमें आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहले रिंग फेंस को आपको क्या करने होंगे, इंट्रोड्यूस करने होंगे। उसके बाद 1772 तक क्या किए उन्होंने, बंगाल पे कंट्रोल किए हैं। जनरल पॉलिसी उनका क्या था टिल 1813 तक, इसको आपको बताना होगा। चैलेंज इन इंडिया ये करेंगे क्योंकि होम गवर्नमेंट से थे। दूसरी बात क्या हो गया, सब्सिडी अलायंस की यहाँ पर बात कर लेना आप लोग, 1798 में स्टार्ट हुए थे, है ना। दूसरी बात क्या होता है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन जब एग्जामिन का आ जाएगा या फिर थर्ड कैटेगरी डू यू एग्री या कमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव हो जाएगा, फर्स्ट पर्सपेक्टिव, सेकंड पर्सपेक्टिव और थर्ड पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो थर्ड पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा, एक्सेप्शंस आ जाएंगे, किसका, मैसूर का, मराठा का, है ना, बंगाल पे कंट्रोल करने के साथ साथ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि द सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय वेलेस्ली इन 1798 वाज इन इसेंस एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, रिंग फेंस की पॉलिसी को, और यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको पहला क्वेश्चन डालो इलूसिडेट से, है ना, और यहाँ पे एग्जामिन अगर डालेंगे तो ये गलत तरीका गलत क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये था ही सब्सिडी अलायंस क्या था, वेलेस्ली के द्वारा वो था क्या था, रिंग फेंस की पॉलिसी ही थी, है ना। तो एग्जामिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिंग फेंस सब्सिडी अलायंस को क्या करने, इंट्रोड्यूस करने हैं। उसके बाद कैसे एक्सपेंशन किया उसके बारे में इसको बताना है। जो तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है वो ये है कि द एक्सपेंशन पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल was not applicable to its earliest phase 1757 to 1772 and it's very limited in the next phase that is 1772 to 1813। इस चीज़ को आप आंसर राइटिंग में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें एक्सप्लेन हो सकता है। तो एक्सप्लेन होगा तो सबसे पहले आपका क्या करोगे, एक्सपेंशन को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। दूसरी बात, आपको 1772 से लेकर 1757 से लेकर 1772 तक आपको समझाने हैं कि कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया। वह एक्सपेंशन नहीं थे, और एक्सपेंशन का दो क्या था, लिमिटेशन थे, उसको आप क्या करोगे 1772 से लेकर 1813 तक में क्या करोगे, शो करोगे। तो ये था, ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन एनालाइज का हो जाएगा, यानी कि सेकंड कैटेगरी, तो गलत होगा, क्योंकि भैया ये हकीकत था, क्योंकि वो सेकंड फेज में हुआ था और लिमिटेड थे फर्स्ट फेज में, और फर्स्ट फेज में नहीं हुए थे क्योंकि वो रिंग फेंस में रहने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो डू यू एग्री अगर हो जाएगा तो ये किस में, इसका आंसर क्या होगा, कैटेगरी 1 से ओरिएंट करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, और भी अच्छे से जानेंगे कि और क्या था एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लिए। आज के लिए थैंक यू।